ओके। तो हम बता देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक आपको मिलेगी सेंट्रल मेटल एटम। क्या मिलेगी आपको? सेंट्रल मेटल एटम मिलेगी। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किससे सराउंडेड होगी? वो या तो मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगी, सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल्स, और बाय एटम्स, और बाय आयंस। सेंट्रल मेटल एटम सीएम, सेंट्रल मेटल एटम होगी और वो किससे सराउंडेड होगी? वो मॉलिक्यूल से, एटम से या आयन से सराउंडेड होगी। और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन एंड इन द सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक मेटल है और ये है लिगेंड। अब मैं लिगेंड का डेफिनेशन भी बताऊंगा, सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम ये बहुत शॉर्ट में एक डेफिनेशन सीख रहे हैं, उसको आप देखिए। तो ये मेटल एटम को ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिगेंड है ना, इससे बॉन्ड बनाएंगे। किससे? मेटल से बॉन्ड बनाते हैं। और मेटल से बॉन्ड बना के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे जो एल लिखा है हमने, ये एल का मतलब है यहाँ पे लिगेंड। एल का मतलब यहाँ पे क्या है? लिगेंड्स है। अब ये लिगेंड्स क्या होते हैं इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, आपको सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो एम लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने मेटल्स के बारे में, मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो मेटल्स होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी सेंट्रल मेटल। ठीक है। और ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, इनके पास में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने 11th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने बॉन्ड भी पढ़े होंगे। तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड टाइप का बॉन्ड आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरे टाइप का बॉन्ड आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आप सभी लोगों को पता है कि आयंस के बीच में होता है, आयंस के बीच में होता है, मतलब केटाइन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है, ये एक पार्सल, एक ये इमेजिनरी बॉन्ड होता है। एक्चुअल में इनका एक टाइप से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केटाइन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक दो एटम्स आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ए और बी मान लो दो एटम है, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना लेंगे? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम, जैसे मैंने दो एटम लिख दिए ए और बी। अब बी के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड कैसे बनेगा? ये जो बी एटम है ना, बी एटम ए को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिर्फ ये लेने का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा और बी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो किस टाइप से बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड में तो हम बॉन्ड को कभी रिप्रेजेंट करते नहीं है, जैसे उसको ए प्लस और बी नेगेटिव ऐसे ही दर्शाते हैं। जैसे ये ए बी है, कोई आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक बॉन्ड को, आयोनिक बॉन्ड में जब ये डिसोसिएट होता है तो ए प्लस और बी नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। कोवलेंट बॉन्ड में ए और बी अगर कोई कंपाउंड है तो ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो एक डैश लगाते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो ऐसे तीन लाइन करके बी लिख देते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे ए है और ये बी है, एक एटम है, बी दूसरा एटम है। अब बी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। बी क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डोनर। ए यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ए यहाँ पे क्या है? सपोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और बी ने क्या किया है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए। तो एक एरो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, एक एरो बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं।
धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना। जैसे एंट्रोपी क्या होती है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, कुछ भी पता नहीं होता ना। सिस्टम क्या होता है हमारे पास में, ये कुछ भी पता नहीं होता। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करता है, वैसे वैसे सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सेम वही ट्रिक लगेगी। अभी आपको लगेगा कि ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे, लेक्चर में लास्ट तक बने हुए रहोगे, तो जरूर से समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए, मन लगा के देखिए। यहाँ पे तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो में एरो का जो डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वहां पे एरो का डायरेक्शन होगा, और एरो का जो बेस है, ये वाला बेस किसकी तरफ रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी तरफ रहेगा। मतलब एरो का डायरेक्शन रहेगा डोनर टू एक्सेप्टर की तरफ। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से कंपाउंड है जिसको जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में जिसे हम देखते हैं, तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है। यस, so now we are going to discuss some examples of coordinate compound। तो coordinate compound हमारे लाइफ में कौन कौन से है। जैसे हीमोग्लोबिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन एक क्या है, पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। ये क्या है, एक्चुअल में एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। इसी टाइप से आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है, उसमें ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट की वजह से होता है, और वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है, और ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसी टाइप से आपने विटामिन बी 12 का भी नाम सुना होगा। विटामिन बी 12 जो भी क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। और इन अलग अलग टाइप की मेटल होती है। जैसे हीमोग्लोबिन है, इसमें आयरन होती है, सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में क्या होगी, आयरन होगी। एक बात ध्यान देना बच्चों, जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होनी जरूरी है। सेंट्रल मेटल एटम होगी उसमें, और साथ में क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। लिगेंड्स इसको चारों तरफ से घेरे हुए रहेगी सेंट्रल मेटल को। तो लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम करते हैं मेटल को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट क्या होती है, मेटल, और इलेक्ट्रॉन रिच क्या होते हैं, लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इसी टाइप से क्लोरोफिल के अंदर होती है मैग्नीशियम, एक मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में। और इसी टाइप से विटामिन बी 12 है, इसमें होती है कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में। तो जितने भी सेंट्रल मेटल एटम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वो मोस्टली किससे आएंगे, वो सारे आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो फर्स्ट सीरीज है ना, ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज, उससे हमें ज्यादा कंपाउंड मिलने वाले हैं। तो 3D सीरीज आप लोगों को अच्छे से पता होगा कैसे याद की थी हमने, और आपको याद भी होगी 21 से 30 तक जितने भी एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट है, वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ आपको पता चला होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन लिखी है, मोलिकुलर कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाते हैं, तो वो जो दोनों जो सिंपल कंपाउंड जो हमने यूज लिए थे, वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे है, मैंने लिखा निकल क्लोराइड। निकल क्लोराइड ग्रीन कलर का सॉलिड होता है, ग्रीन कलर का सॉलिड होता है निकल क्लोराइड। इसके अंदर हम अगर इसके एक्वा सॉल्यूशन में इसका एक्वा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसको पानी में डिजोल्व करो, इसको वाटर में क्या करो, डिजोल्व करो, तो क्या बन जाएगा, निकल क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, अमोनिया ऐड करोगे। तो इसमें जैसे ही हम अमोनिया ऐड करेंगे, तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला है NiNH3 6Cl2। अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा।
जो ग्रीन कलर का कंपाउंड था वो चेंज होकर क्या हो गया, ब्लू कलर का कंपाउंड हो गया। आपको पता है ये अमोनिया है। अमोनिया को जैसे हम इससे रेड करवाएंगे तो एक कंपाउंड बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये ना तो निकल की कैरेक्टर शो करेगा, न अमोनिया के कैरेक्टर शो करेगा, न कोई क्लोरीन गैस की केमिकल रिएक्शंस ये देगा। जबकि ये जो कंपाउंड है ना निकल क्लोराइड, इसका अगर मैं केमिकली टेस्ट करता हूँ तो मैं इसमें निकल को आराम से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, इसमें मैं क्लोराइड आयन को आराम से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। इसके अंदर अमोनिया है तो अमोनिया के अंदर जो एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एलिमेंटल फॉर्म में इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, ये आप सभी लोगों को पता होगी। तो अगर मैं इसका टेस्ट करता हूँ तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंफर्म करवा देंगे। अगर मैं अमोनिया का गैस का टेस्ट करता हूँ, अमोनिया का, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मैं कंफर्म कर सकता हूँ बाय डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। इसी टाइप से निकल क्लोराइड को अगर मैं टेस्ट करता हूँ लेबोरेटरी के अंदर, तो इसमें हम आराम से निकल केटाइन को, क्लोराइड एनायन को आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब निकल क्लोराइड को हम अमोनिया के अंदर मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास में एक कंपाउंड बनता है, इस टाइप का कंपाउंड बनता है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम निकल को, इस अमोनिया को, क्लोरीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब जब दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं, और जो नया कंपाउंड बना है वो अपनी मेन आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको, समझ में आ चुका होगा आपको, ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यही सारा लिखा हुआ है, द मोलिक्यूल ए कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल कंपाउंड। दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड जो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो अपनी क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज डिजोल्व स्टेट। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। दीज दीज कंटेंट ए सेंट्रल, अब देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होगी, वो मैंने बता ही दिया आपको। सेंट्रल मेटल एटम किससे सराउंडेड होगी, सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन और न्यूट्रल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम होती है CM, वो किससे सराउंडेड होती है, वो या तो आयन से सराउंडेड होगी, या फिर वो एटम से सराउंडेड होगी, या फिर वो मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगी। अब ये सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल भी हो सकती है और केटाइन केटाइन के फॉर्म में भी हो सकती है सेंट्रल मेटल एटम। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज समवॉट क्लियर, कुछ समझ में आया होगा आपको। तो यही देखो इसमें लिखा हुआ है, जो निकल क्लोराइड है अमोनिया से रिएक्ट करेगी तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकल क्लोराइड के और अमोनिया के कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, नई कंपाउंड मिलेगा हमें। व्हेन दिस कंपाउंड आर डिजोल्व इन वाटर, देखो दोनों को जब हम ये जो कंपाउंड बनाया ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो देयर इज हार्डली एनी एविडेंस ऑफ निकल। मतलब हमें निकल का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि इसके अंदर निकल है या नहीं है, हमें मिलता ही नहीं है एविडेंस, उसको केमिकल टेस्ट नहीं कर सकते। और अमोनिया, अमोनिया का भी हम इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड इट आयोनाइज टू गिव ए न्यू स्पीसीज, एक नई टाइप की स्पीसीज दे देगी। जैसे ये है ना हमारे पास में निकल NH3 6Cl2, जब इसको मैं पानी में डिजोल्व करूंगा तो ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगी। अब ये किस टाइप के आयंस बनाएगी, ये बनाएगी Ni NH3 6 एंड Cl-, इस टाइप के आयंस बनाएगी, ये दो आयंस देंगे। तो इस टाइप के ये आयंस बनाएंगे, इस टाइप से ये आयोनाइज हो जाएगी। लेकिन ये निकल के अंदर Na+ नहीं देगी, NH3+ नहीं देगी, ये अलग अलग नहीं देगी, ये एक पूरा ये मिलेगा हमें, इस टाइप का एक आयन मिलेगा और इस टाइप का आयन मिलेगा। मतलब सिर्फ हमें दो टाइप के आयन मिलने वाले हैं, सिर्फ हमें दो टाइप के आयन मिलने वाले हैं इसमें। तो
ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब डबल सॉल्ट भी होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और डबल सॉल्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा मोर सॉल्ट के बारे में, मोर सॉल्ट के बारे में सुना होगा, एलम के बारे में सुना होगा, ये सारे क्या होते हैं? डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट एक्चुअल में क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को, when two or more than two compounds, when two or more than two compounds chemically react, what is the difference between double salt and कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? तो डबल सॉल्ट जो होते हैं बच्चों, वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो डबल सॉल्ट बनाते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू compound, or when two or more than two salts react chemically, then they form a double salt, double salt बनाते हैं। And when we put the double salt in water, they dissociate into their respective ions, वो अपने respective ions के अंदर dissociate हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं double salt। Whereas coordination compound are formed by the two or more than two compounds, and when they are formed, coordination compound they are formed, they destroy their identity. We cannot identify the basic ions, basic element, basic atoms present in the coordination compound। तो जब coordination compound बनता है, उसके अंदर जितने भी ions या जितने भी compounds पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या बनाते हैं? वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आया होगा आपको कुछ। तो देखो इसमें एक एग्जांपल से बता रखा है मोर सोल्ट और एलएम के बारे में। तो मोर सोल्ट क्या होता है एक्चुअल में? ये है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। इट इज ए मोर सोल्ट। अगर आप लोगों को इसका अगर आप लोगों को इसका केमिकल नेम पता है तो आप जल्दी से चैट चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। इसका नाम क्या है? इसका नाम बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। डीजे फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है ये? फेरस अमोनियम सल्फेट। FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2 इज फेरस अमोनियम सल्फेट। ये एक डबल सॉल्ट है। अब ये कैसे बनता है? ये बनता है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और ये अमोनियम सल्फेट, इनको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेके दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में क्या मिलेगा? मोर सोल्ट मिलेगा, मोर सोल्ट मिलता है। इस लैब में आप लोगों ने देखा होगा मोर सोल्ट का, 11th क्लास में आपने टाइट्रेशन की होगी मोर सोल्ट के साथ में। मोर सोल्ट के साथ में आपने टाइट्रेशन की होगी। लाइट ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, लाइट ब्लू ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस होता है मोर सोल्ट। तो ये एक डबल सोल्ट का एग्जांपल है। अब इसको मैं डबल सोल्ट क्यों बोलूंगा? इसमें भी देखो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है जो आपस में रिएक्ट करके डबल सोल्ट का फॉर्मेशन किए। इसके अंदर जब मैं इस मोर सोल्ट को अगर मैं पानी में डिजोल्व करता हूँ, अगर इस मोर सोल्ट को पानी में डिजोल्व करते हैं तो हाँ, तो ये जो डबल सोल्ट है FeS, ये मोर सोल्ट, अगर इसको मैं पानी में डिजोल्व करते हैं हम, तो इसमें कौन कौन से आयन बनेंगे? इसमें आयरन का आयन बनेगा, इसमें मुझे Fe2+ मिलेगा, साथ में अमोनियम आयन भी मिलेंगे, साथ में और क्या मिलेंगे? साथ में हमें सल्फेट भी मिलेगा। मतलब ये इतने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा जैसे ही पानी में इसको डालते हैं। अब दूसरे हम एग्जांपल लेते हैं पोटास एलम का। तो पोटास एलम ये है फिटकरी। फिटकरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पोटास एलम। तो फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O।
अब जैसे ही इसको पानी में डिजोल्व करते, ये डबल सोल्ट का एग्जांपल है। तो डबल सोल्ट क्या होते हैं, कहने का मतलब जैसे पानी में डालते हैं वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से आयंस बनेंगे, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। तो के प्लस बनेगा, एल्यूमिनियम बनेगा, और क्या बनेंगे, सल्फेट के आयंस मिलेंगे। इसी टाइप से ये कार्नेलाइट है, ये एग्जाम्पल है डबल सोल्ट का। तो जब इसको हम पानी में डालते हैं तो मिलेंगे हमें पोटेशियम के आयंस, साथ में मिलेंगे हमें मैग्नीशियम के आयंस Mg+2, और मिलेंगे हमें क्लोराइड के आयंस। इस टाइप के आयंस में ये क्या हो जाएंगे, कार्नेलाइट डिसोसिएट हो जाएंगे जब इसको पानी में डिजोल्व करेंगे। मतलब डबल सोल्ट, जो डबल सोल्ट होते हैं वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जब आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, डबल सोल्ट बनाते हैं। और डबल सोल्ट को जब पानी में डिसोल्व करते हैं तो अपने आयंस, वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर वापस क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इससे पहले बोलते थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम पानी में डिसोल्व करते हैं तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर कभी भी डिसोसिएट नहीं होते हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी को भी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कुछ आपको बेसिक पता चल गया होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बारे में। तो जैसे अभी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने लिखा था, ये अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे इसमें देखो, ये अभी हमने बताया था, ये फेरस फेरस अमोनियम सल्फेट। ये फेरस अमोनियम सल्फेट को जैसे हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये आयन बनाएंगे फेरस का, एक्वस के अंदर अमोनियम का और सल्फेट का आयन बनाएगा। इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पानी में डालते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। मतलब जिस टाइप से वो बने हुए होते हैं पानी के अंदर भी वैसे ही रहते हैं। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी खोना नहीं चाहते। मतलब वो अपने आयंस के अंदर कभी भी डिसोसिएट नहीं होना चाहते। जिनसे वो मिलकर बने हुए होते हैं वो कभी भी अपने आयंस को शो नहीं करेंगे पानी के अंदर। जैसे ये है NiNH4 6, ये जैसे ये अभी हमने बनाया था, ये एक सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमने एग्जांपल लिया था Ni निकल, ये अमोनिया यहाँ पे मैंने लिखा 6 एंड Cl2, ये हमने लिखा था अभी अपने एग्जांपल। अब जैसे अब इसको पानी में डिसोल्व करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा Ni NH3 6, इसके ऊपर +2 चार्ज, और मिलेगा हमें Cl नेगेटिव। इस टाइप का आयन हमें मिलेंगे। मतलब ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होने वाला है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज समवॉट क्लियर। आप सभी लोगों को कुछ समझ में आया होगा, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ आपको समझ में आया होगा। यस, सो दिस इज द एग्जांपल। देखो अभी हमने बता दिया था एग्जांपल देके भी कि जो डबल सोल्ट होते हैं वो जिन कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, और इन कंपाउंड के अंदर जो जो आयंस मौजूद होते हैं, डबल सोल्ट को जैसे ही पानी में डिसोसिएट करते हैं वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वर्ड आपके दिमाग में आ जाए ना तो आप क्या सोचोगे, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते थे, उसका नाम चेंज करके नाम कर दिया कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों किया नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नाम क्यों कर दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों नहीं रहने दिया? रीजन यहाँ पे ये है कि जो सेंट्रल मेटल होती है ना, सेंट्रल मेटल,